ट्रस्ट, देखिए दिस वाज इम्पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिंप्लीफिकेशन। ट्रस्ट के ना दो पैरेलल सेक्शंस चलते थे, एक 1023C और एक 12 यानी 11, 12 एंड 13 एक कॉम्बो पैकेज अगर मैं बोलूं तो ये दो पैरेलल सेक्शंस चलते थे। हमेशा पीपल यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड एंड लास्ट 2 साल से तो इनके फॉर्म्स भी सेम कर दिए गए हैं। जो 10B और 10BB है उनको भी यूनिफाइड स्टेज पे ला दिया गया, टर्नओवर के प्रॉफिट के हिसाब से कम बेसी करके, है ना, या रिसीट्स के हिसाब से कम बेसी करके। तो इट वाज हाई टाइम कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए या एक ही सेक्शन रखा जाए बेसिकली आउट ऑफ दिस 1023C और ये, क्योंकि दोनों ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो लेकिन इसको देखिए बहुत ब्यूटीफुली मर्ज किया भी गया और नहीं भी किया गया। अगर आप 1023C देखेंगे ना तो उसमें क्लॉजेस बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 3A, 3A, 3 4 टाइम्स A ऐसे करके बहुत सारे, फिर 4, 5, 6। तो 1 से लेके 3 जितने A's हैं उतने तक में अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, उनके ऊपर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन है। एग्जाम्पल PM रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ये आपका PM केयर्स फंड, आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड फंड्स, ये सब फंड्स अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट, इनको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। मियरली सेटिंग अप ऑफ दैट फंड जो सेटअप हुआ है उसी के बेसिस में उनको एग्जेम्पशन ग्रांटेड है, तो उनके ऊपर कोई चेंज नहीं है। दैट विल कंटिन्यू अंडर 1023C। इसके बाद यानी 4, 5, 6 जिनको अप्रूवल चाहिए उनको अब अप्रूव, अच्छा उसमें भी ये नहीं कि अब अप्रूवल आपका कैंसिल हो जाएगा, जब तक आपका अप्रूवल है तब तक 1023C का चलेगा। जिस दिन आपको उसका, क्योंकि हर 5 साल में अब रिन्यूअल का प्रोसेस आ गया है, तो 5 साल बाद जब आपको रिन्यू कराना होगा देन दैट विल बी अंडर 12AB एंड नॉट अंडर 1023C। यानी 1023C को सनसेट कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल। अब अप्रूवल जो भी नया मिलेगा जब भी आपको चाहिए विल बी अंडर 12AB। तो धीरे 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 करके आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में तो सभी जो हैं वो भी 1 अक्टूबर और दे दिया गया कि 1 अक्टूबर के बाद किसी को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा अंडर ओल्ड वन, ठीक है ना। तो धीरे 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 करके वो सब मर्ज हो जाएंगे अंडर 12AB, खाली वो जो 1023C के 1, 2, 3A वो सब बच जाएंगे। एक और अच्छी चीज इसमें हुई है कॉन्डोनेशन। पहले क्या होता था, जब से ये 12AB का अप्रूवल प्रोसेस आया है, देयर वाज नो स्कोप ऑफ कॉन्डोनेशन। यानी अगर आपने सपोज कर लिया कि अप्रूवल का फॉर्म भरने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, 10A भरने में तो लेट कर दिया तो सीधा रिजेक्ट हो जाता था, उसके बाद रिट्स होते थे, उसके बाद अपील्स होती थी, लॉट ऑफ लिटिगेशंस यूज्ड टू अराइज। So now the power has been given to the commissioner of income tax exemption to condone the delay provided you give a sufficient reason for such delay. अच्छा, एक ये नया सेक्शन और आया है 12AC। पहले क्या था, देखिए एक चैप्टर है 12EB, तो उसमें बोलता था अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स लगेगा। अब मतलब थियोरेटिकली 2 ट्रस्ट का मर्जर अलाउड था, है ना, कि एक ट्रस्ट अगर सिमिलर ट्रस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स में अपने आप को मर्ज करे तो अलाउड था। और हम लोग लिखते भी थे, अगर आप ट्रस्ट डीड देखेंगे पुराना भी तो उसमें लिखा हुआ है, इफ द ट्रस्ट वांट्स इट कैन मर्ज इनटू अ ट्रस्ट ऑफ अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ये हम लोग हर ट्रस्ट डीड में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते भी थे, बट इसका कोई रूल्स नहीं था। या इसका अब जैसे आज अमालगमेशन देखेंगे या आप सपोज के मर्जर देखेंगे या डीमर्जर देखेंगे, सबका एक रूल्स डिफाइंड है कि एसेट्स कैसे ट्रांसफर होगा, सब कैसे ट्रांसफर होगा। इसके लिए वैसा कोई रूल नहीं था, तो उसको इनैक्ट करने के लिए एक सेक्शन नया लाया गया 12AC, which deals with mergers of trust and institutions with effect from this year itself. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट चेंज, बाईबैक। Another thing which was being used across the country to reduce the tax burden. देखिए बाईबैक में टैक्स कितना लगता था, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज 20% प्लस सरचार्ज प्लस ये करके 21 से 22% आपका टैक्स लगता था इन हैंड्स ऑफ द कंपनी, एंड इंडिविजुअल्स के हाथ में वो पूरा पूरी एग्जेम्प्ट हुआ करता था।
अब इसमें क्या देखा गया कि डिविडेंड अगर हम देंगे तो 30% या जो प्लस सरचार्ज करके लगेगा इंडिविजुअल्स के हाथ में, यहां पे 20% में काम हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज शिफ्टेड देयर बेस फ्रॉम गिविंग डिविडेंड्स टू डूइंग बाईबैक्स, एंड ये तो हो गया लॉजिकल। बहुत सारी कंपनीज ने बाईबैक को अदरवाइज यूज किया टू स्ट्रीमलाइन देयर शेयर होल्डिंग एंड एवरीथिंग विदाउट पेइंग टैक्सेस। एंड थर्ड, जो एक और रीजन है इस बाईबैक टैक्स को लाने का, इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आप एफआईआईज का बात मतलब जो डिस्कशन में आया था कि एफआईआईज वेर अगेंस्ट दिस बाईबैक टैक्सेशन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी लास्ट फ्यू इयर्स, जहां पे कि बाईबैक को एग्जेम्प्ट कर, वो बोलते थे बाईबैक पे टैक्स हम तो दे नहीं रहे, वो तो कंपनी दे रही है जो मेरे से बाईबैक कर रही है, मेरा तो पूरा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, उस टैक्स का मेरे को बेनिफिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज नॉट पेड बाय मी, दैट इज पेड बाय द कंपनी। तो मैं जब वहां पे आऊंगा, मतलब मेरे कंट्री में मैं जब टैक्स दूंगा, आई हैव टू पे द फुल टैक्सेस विदाउट एनी क्रेडिट ऑफ टैक्सेस। एंड सबसे बढ़िया बात है कि डिविडेंड पे टैक्सेशन एज पर ट्रीटी लगता है, जो कि मैक्सिमम केसेस पे 10%, 15% या 20% ही होता है। तो उनको तो टैक्स इतना ही देना है एज पर ट्रीटी। बोले कम से कम अगर मैं वो टैक्स इंडिया में दूंगा उसका क्रेडिट तो मुझे वहां मिलेगा। So these were the reasons this buyback tax has been introduced. But इसमें भी बहुत मजेदार चीज हुई है। क्या हुई है उसको हम समझते हैं। देखिए पहले तो इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। एक सेक्शन है 115 QA जो बोलता था कि बायबैक के केसेस में कंपनी को वो जो मैंने 20% के रेट पे टैक्स बोला है उस रेट पे टैक्स लगेगा। सो दैट हैज बीन अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October। ठीक है ना। तो 2 महीना अभी भी आपके पास बायबैक करने का एट दी ओल्ड प्रोविजंस। सिमिलरली एक सेक्शन हुआ करता था 1034A जो कि शेयर होल्डर के हाथ में वो बायबैक से अमाउंट जो रिसीव हुआ उसको एग्जेम्प्ट किया करता था। दैट अगेन हैज बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम 1st of October 2024। अब लाया क्या गया, एक क्लॉज आपने सुना होगा 222E डीम्ड डिविडेंड। ये कंपनियों के केस में जो ऑडिट भी करते हैं उनके लिए एक बड़ा सिरदर्दी होता है, सो ऑडिट जो करते हैं वो बता पाएंगे। तो उसी के बाद ठीक उसके बाद का एक छोटा भाई आ गया 222F जहां पे कि बायबैक से जितना रुपया आएगा, एंड नोट माय वर्ड्स, जितना रुपया आएगा इंटायर प्रोसीड्स विल बी टैक्सेबल। अगर आपने सपोज करें एक शेयर होल्ड कर रखा है 500 रुपया में और आपको उसके बायबैक से 5000 रुपया मिलता है तो पूरा का पूरा 5000 रुपया वहां पे जाएगा एज अ डिविडेंड एंड विल बी टैक्सेबल। एंड सेक्शन 57 स्पेसिफिकली सेज नो डिडक्शन विल बी अलाउड अगेंस्ट दिस, यानी वो 500 रुपए का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे यार ये तो गजब है, मेरा तो इनकम 4500 ही हुआ है, तो व्हाई विल आई पे टैक्स एट 5000। तो सरकार ने बोला वहां तो आपको 5000 पे देना पड़ेगा। हाँ, व्हाट आई कैन डू अदरवाइज इज कि I'm altering 2 more sections or rather 1 more section which is 46A। वहां पे consideration, see this is a capital asset जो आपका shares है, तो उसका deemed consideration will be taken as nil as per 46A। तो consideration 0 हो गया, cost 500 हो गया, तो आपको 500 रुपए का capital loss मिलेगा।